I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. We have already discussed meaning of balanced diet. Here we will discuss some components of balanced diet. Vitamins. Chemical compounds required in very small quantities which are essential for normal and healthy metabolism. जो वाइटमिन्स होते हैं उनकी हमें बहुत छोटी बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं एक नॉर्मल और हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अकॉर्डिंगली टू द सॉल्युबिलिटी यानी कि ये किस में सॉल्युबल होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। टाइप्स ऑफ विटामिन्स: फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, थायमीन, राइबोफ्लेविन, B2, नियासिन, B3, पेंटोथेनिन एसिड, B5, पायरिडॉक्सिन, B6, बायोटिन, B7, फोलिक एसिड, B9, विटामिन B12। और ये सारे ही बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी बी विटामिन होते हैं उन सब के अलग अलग फंक्शन और अलग अलग वर्क होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर B1 जैसे हमें मिल रहा है फूड में, B2 हम कंज्यूम कर रहे हैं, B12 को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें हमारी डाइट में, एक बैलेंस डाइट में सारे बी कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट डिफरेंट जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट में होना नेसेसरी है, क्योंकि हर टाइप के बी कॉम्प्लेक्स का अलग अलग अपना रोल होता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सोर्स: वाटर सॉल्युबल, B1, वाटरमेलन। एक्चुअली क्या है, विटामिन्स जो हैं वो सीजनल फ्रूट्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल इनके अच्छे सोर्सेज हैं और सीजनल फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो सोया मिल्क, वाटरमेलन, एक्रोन milk, yogurt, cheese, whole and enriched grain cereals. Vitamin B12, B3, meat, poultry, fish, whole grain, mushroom, potato. B5, chicken, whole grain, broccoli, mushroom, avocado. B6, meat, fish, poultry, legumes, tofu and other soy products, bananas. B7, whole grain, eggs, soybean, fish. B9, fortified grains, cereals, spinach, broccoli, legume, orange juice. B12, meat, poultry, fish, milk, cheese, soya milk, cereals। यानी कि हमने जितने भी बी कॉम्प्लेक्स की बात करी तो बी कॉम्प्लेक्स अधिकतर होल ग्रेन में है, ब्रोकली में है, फिश, मीट, पोल्ट्री में है और मिल्क प्रोडक्ट्स में है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इनका कंजप्शन हम बढ़ा देंगे। ये देखिए जैसे डायग्राम में भी दिया हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। होल ग्रेन है, ड्राई फ्रूट्स, एग, मीट, इनका कंजप्शन यदि हम डेली डाइट में बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली बी कॉम्प्लेक्स का कंजप्शन बढ़ जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स एक इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है कि यदि हमारी डाइट में इसकी कमी हो जाती है तो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती। और जितने भी बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड विटामिन्स हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए। यदि इनका प्रॉपर अमाउंट हम इनटेक नहीं करते तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत एक्टिविटीज़, डेली लाइफ रूटीन, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब इफेक्टिव होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कई सारी खराब हो जाती हैं। विटामिन सी, दीज ऑल्सो आर टाइप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। पोटैटोज़, नॉर्मली हम लोग पोटैटोज़ को विटामिन सी का रिसोर्स ना मान के उन्हें कार्बोहाइड्रेट का मानते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पोटैटोज़ इसलिए लिया गया है क्योंकि पोटैटो में जितना भी विटामिन सी होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। तो हम पोटैटोज़ को यहाँ पर एक अच्छा विटामिन सी का सोर्स मान सकते हैं। ब्रोकली, बेल पेपर, स्पैनिच, स्ट्रॉबेरी, टोमेटोज़ और ब्रसेल्स स्प्राउट, ये देखिए कुछ और विटामिन सी के रिच सोर्स हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। एक गुआवा, अमरूद सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरीके से जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी अच्छा होता है क्योंकि विटामिन सी थोड़ा खट्टा होता है। और ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, ग्रीन चिली, और उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारी बॉडी के द्वारा इजीली किया जाता है। लेकिन एक्चुअली ग्रीन चिली के कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसका कंजप्शन ज़्यादा नहीं किया जाता, इसीलिए उसे रिच सोर्स नहीं माना जाता। नॉर्मली हम अपनी डाइट में लेमन का यूज़ कर सकते हैं हर तरीके की वेजिटेबल में। जब हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, तब उसमें थोड़ा लेमन डालकर अपनी डाइट में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विटामिन सी के साथ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे हीट के कांटेक्ट में नहीं आने देना। जब हम हीट के कांटेक्ट में आने देते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन विटामिन सी का यूज़ एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी किया जाता है। लेमन को यदि आप कुछ ऐसा फ्रूट आइटम जिसको कट करने के बाद वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन की एक्टिविटी करके काला पड़ जाता है, उस पर यदि एक लेयर लेमन की चढ़ा दी जाए तो वो क्या है, वो उस ऑक्सीडेशन को रोकने से बचा देती है। जैसे यदि आप कभी एप्पल काटते हैं तो क्या होता है, वो काला पड़ जाता है। तो काटते समय आप अपने नाइफ़ पे लेमन लगा लो या फिर काटने के बाद थोड़ा सा लेमन इस पे जो एप्पल आपने कट किए हुए हैं उस पर डाल दो, तो उससे क्या होता है, उससे ऑक्सीडेशन की जो एक्टिविटी एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ एप्पल में होने वाली थी वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एक लेयर बना देता है विटामिन सी उसके सरफेस पे। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, जितने भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स येलो कलर के होते हैं, नॉर्मली ये मान के चला जाता है कि जो येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनमें विटामिन ए का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। और ये विटामिन ए हमें हमारे आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते होंगे जब अपनी आई दिखाने, तो वो विटामिन ए के कंजप्शन को बढ़ाने की बात करता है। तो यहाँ पर विटामिन ए के जो रिच सोर्स हैं उसमें है एग, कैरेट, पम्पकिन, स्पैनिच, मैंगो, बनानास, स्वीट पोटैटोज़,
मिल्क। विटामिन डी के क्या रिसोर्स है? विटामिन डी के रिसोर्स हैं मिल्क, सीरियल्स, फैटी फिश। विटामिन ई के क्या है? वेजिटेबल ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन और नट। और इन सब का यूज़ अपना अपना यूज़ होता है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है डाइट में। विटामिन के, कैबेज, एग, मिल्क, स्पिनच, ब्रोकली। Minerals are inorganic substance needed in small amount by cell for normal functioning. Minerals क्या है? Minerals inorganic substance होते हैं जिनकी भी बहुत कम अमाउंट हमारे सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। कैल्शियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन। Calcium is the most important mineral for us. What is the function of calcium? Constituent of bone and teeth. Bone और teeth दोनों के कंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों की मजबूती के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा जब जॉइंट पेन हो जाता है तब ऑस्टियोपोरोसिस, इस टाइप की बीमारी ओल्ड पर्सनस में हो जाती है। वहाँ क्या होती है? वहाँ कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बोन अपनी स्ट्रेंथ को कम लूज़ कर देती है और जॉइंट पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी पूरी डाइट में वो कैल्शियम का प्रॉपर अमाउंट या रिक्वायर अमाउंट ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। मसल कंस्ट्रक्शन के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसल भी हमारी बोन को पकड़ के रख पाती है यदि कैल्शियम पूरा अच्छे से होता है। ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी में कि बोन बीच की हो गई और उसके ऊपर कवरिंग कर दी, और किसकी? मसल्स की, और मसल्स के ऊपर स्किन आ गई, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती। बोन अलग चलेगी नहीं और मसल अलग होगी। लेयर्स हैं ये ज़रूर लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तभी स्ट्रेंथन होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी स्किन बिल्कुल लूज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज होने के बाद इनकी जो स्ट्रेंथ है, इन लोगों की आपस में जो कनेक्टिविटी है वहाँ लूज़ हो जाती है। इसीलिए उनका कई चीज़ों पे ग्रिप पे से कंट्रोल चला जाता है और इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन एक अडल्ट में, चाइल्ड में ये कनेक्टिविटी, ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट सब ठीक नहीं होगा। और इसके लिए कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। नर्व ट्रांसमिशन, जो नर्वस सिस्टम, आपको पता होगा कि हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन है, ये जितने भी सेंसेस को लेती हैं तो नर्वस सिस्टम के थ्रू उन सारे सेंसेस को ये ब्रेन में पहुंचाती हैं और ब्रेन वहाँ से इंटरप्रेट करता हुआ, जनरलाइज करता हुआ मोटर नर्व्स के थ्रू जो भी एक्टिविटी करनी होती है वो मोटर नर्व्स के थ्रू मोटर ऑर्गन तक पहुंचाता है कि आप ये एक्ट करो। तो ये जो नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है किसी भी सेंसेस का ब्रेन तक जाना और ब्रेन के द्वारा जो रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन लिया गया है उसका मोटर नर्व्स के थ्रू मोटर ऑर्गन तक आना, ये सब नर्व ट्रांसमिशन में कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। डेफिशिएंसी होने पे क्या होता है? रैकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी RDA है 0.8 to 1 ग्राम पर डे। सोर्सेज हैं इसके मिल्क प्रोडक्ट्स, लीफी वेजिटेबल, सैल्मन, ये देखिए ब्रोकली, होल सीड और स्पिनच, सिट्रस फ्रूट्स कई सारे, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और कुछ ड्राई फ्रूट्स में भी इसका अच्छा अमाउंट होता है। आपने नॉर्मली जिसको कैल्शियम कम हो जाता है तो एक इंडियन वेजिटेरियन डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ाने की बात होती है। अच्छा, कैल्शियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की टैबलेट दी है, और इवन आपकी बॉडी में आयरन की भी कमी है तो आयरन की भी टैबलेट दी है, तो कई बार हम क्या कर लेते हैं
कि आयरन और कैल्शियम इन दोनों की टैबलेट को एक साथ खा लेते हैं, वो भी दूध के साथ, तो कैल्शियम यहाँ पे तो फ़ायदा करेगा लेकिन आयरन फ़ायदा नहीं करेगा और कैल्शियम भी आधा फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कैल्शियम और आयरन दोनों का इनटेक यदि हम एक साथ में कर लेते हैं तो वो अंदर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उस पर डाइजेशन की जितनी भी होती हैं उस टाइम प्रेसिपिटेट बन जाता है। आपस में कैल्शियम और आयरन का रिएक्शन होने की वजह से प्रेसिपिटेट बन जाता है और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसीलिए कभी भी ध्यान रखिए कि कैल्शियम और आयरन की दोनों चीज़ों को साथ में नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ सेब यानी कि एप्पल का कंजप्शन भी गलत है। एप्पल अभी खा रहे हैं आप मॉर्निंग में, तो मिल्क 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या इवनिंग में लीजिए। ये टाइम गैपिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी। सोडियम के क्या फंक्शंस हैं? एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एक एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने के काम आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पहले बताया था कि आपने किशमिश डाली होगी पानी में या फिर अंगूर डाला होगा पानी में या चीनी के रस में, तो एक ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, एक ने पानी निकाल दिया, लेकिन ये हमारी सेल्स में भी एक तरीके का प्लाज्मा, एक तरीके का सेलुलर वॉल्यूम बनने के लिए लिक्विड होता है। तो यदि हमारी बॉडी में प्रॉपर सोडियम अमाउंट नहीं होता तो क्या होगा कि एक सेल का लिक्विड दूसरी सेल में चला जाएगा, दूसरे का पहले में आ जाएगा और एक सेल बिल्कुल ड्राई हो सकती है और एक सेल एक्सेस में बढ़ सकती है। उससे क्या होगा, उससे अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग बॉडी पार्ट में सेलुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और कभी कहीं पेन होगा, कभी कहीं पेन होगा। और इस पेन को, इस रिफ्रैक्टिव पेन को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हर सेल में प्रॉपर बनाए रखने के लिए सोडियम की प्रॉपर अमाउंट की ज़रूरत होती है। नर्व एंड मसल फंक्शन, जिस तरीके से कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है नर्व्स ट्रांसमिशन में, न्यूरो ट्रांसमिशन में, जो भी सेंसेस ली हैं, इसी तरीके से सोडियम का भी इसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। डेफिशिएंसी पे क्या होता है, नरेटमिया, इसमें सोडियम की कमी पे ये जो हाइपोनरेटमिया है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं खून की उल्टियाँ होना, ये होने लग जाता है। हमारे पेट में ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लीडिंग वॉमिटिंग के रूप में हमारे सामने आती है। तो सोडियम की कमी या हाइपर या हाइपो दोनों कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आती है। इसका आरडीए है 5 से 10 ग्राम पर डे। सोर्सेज क्या हैं, सॉल्ट, सोया सॉस, वेजिटेबल्स। सोडियम, नॉर्मली हमारा जो सॉल्ट होता है उसमें हम सोडियम का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं और बाकी हमारे मक्का के दाने, भुट्टे जिन्हें हम खाते हैं, और वेरियस होल सीड्स, उनमें सोडियम अच्छा होता है। सोडियम हमारे ये स्पैनिच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जिन्हें कम, आप अपनी मदर से कभी बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें कम नमक की ज़रूरत पड़ती है सब्जी बनाने में। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम का कंटेंट ऑटोमेटिकली होता है। आयरन के क्या फंक्शन हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखना। और इस हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है? इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन जो आती है उसे लेना, ऑक्सीजन को ब्लड में लेना, यानी कि ब्लड प्योरिफिकेशन में हीमोग्लोबिन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि हीमोग्लोबिन का कंटेंट हमारी ब्लड में कम हो जाता है तो ब्रीदिंग के द्वारा जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है तो उसके द्वारा भी हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता। तो क्या वर्क हुआ हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स में छोड़ देना
और यही प्रोसेस कहाँ, यही प्रोसेस ऑर्गन में, टिश्यूज़ में जाकर होता है कि वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को उन पर्टिकुलर ऑर्गन से लेके फिर कहाँ पहुँचाना, फिर उसे हार्ट में पहुँचाना इम्प्योर ब्लड को, ताकि वो उसका प्योरिफिकेशन के लिए फिर से लंग में पहुँचाया जा सके। तो हीमोग्लोबिन का वर्क है हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन, रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन का कंजप्शन करना और ऑक्सीजन के कंजप्शन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, बहुत वीकनेस आएगी, चक्कर आएंगे। बहुत आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा हीमोग्लोबिन कम होने पे एनीमा हो जाता है और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिशिएंसी हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसका RDA है 10 से 15 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेज हैं ऑर्गन मीट, लीफी वेजिटेबल, रेड मीट, पोल्ट्री, एग, फ्रूट्स और ब्रेड। आयरन और मेन आयरन एप्पल, फ्रूट्स में एप्पल, पोमेग्रेनेट, अनार, इनमें आयरन सबसे ज़्यादा। ब्रोकली, इनमें आयरन अच्छा होता है और जिनको हम कंज्यूम करेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है। होल व्हीट, ये मेनली हमारा लेग्यूम्स जो कि ये राजमा, लोबिया में आयरन अच्छा होता है। आयोडीन क्या है? आयोडीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन। आपने थायराइड की प्रॉब्लम ये सुनी होगी। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आयोडीन के कम होने से ही होती है और इससे एक गॉइटर रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जो कि नेक होता है वो मोटा हो जाता है। और इसका अमाउंट कितना चाहिए होता है? 150 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेज होते हैं आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड, उसमें आयोडीन बहुत अच्छा होता है। पहले हमारे ये नॉर्मली हम लोग कौन सा सॉल्ट यूज़ किया करते थे? हम करते थे सेंधा नमक, और सेंधा नमक में आयोडीन की कमी होती थी। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट को स्टार्ट किया। ये आयोडाइज सॉल्ट की इसमें आयोडीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि आयोडीन की कमी से बचाया जा सके। लेकिन अब क्या होने लग गया है? अब इतना आयोडाइज्ड सॉल्ट हम खाने लग गए हैं कि आयोडीन की अधिकता होने लग गई है, जिसकी वजह से भी हाइपर आयोडीन होने की वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीजेस सामने आए हैं। तो इसीलिए अब नॉर्मल डाइट में आयोडाइज सॉल्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक 50-50 के रेशियो में यदि मिलाकर हम उसका कंजप्शन करते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आयोडीन अदर सोर्सेज से भी हमें अपनी डाइट में मिल जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, वीट में होता है, एग और वेरियस टाइप के ड्राई फ्रूट्स, पोटैटोज़, चीज़, इनमें ऑटोमेटिकली आयोडीन का कई सारा अमाउंट होता है। सोर्सेस ऑफ अदर मिनरल्स, कुछ और मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है। जितने भी मिनरल्स हैं नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, होल सीड्स में होते हैं, ब्रेड में है, और इनके डिफरेंट अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है। पोटेशियम, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, लेग्यूम्स और क्रोमियम, इसकी भी मात्रा ज़रूरी होती है, लेकिन ये बहुत कम ज़रूरत होती है। और पोटेशियम जो होता है वो हमारे नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। और पोटेशियम की यदि हमारी बॉडी में अमाउंट बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर और लिवर प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉपर की भी ज़रूरत होती है, जो होल ग्रेन में। एक्चुअली ये वाले जितने भी हमारे अदर मिनरल्स हैं, ये नॉर्मल डाइट, यदि हम डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स का नॉर्मल कंजप्शन कर रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। क्लोराइड, फ्लोराइड,
फ्लोराइड तो हमारे यहाँ उत्तर यूपी के वाटर में इतना ज़्यादा होता है कि उस फ्लोराइड, फ्लोरीन और इन सब की वजह से हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ जाता है। मैग्नीज, वाटर, वाटर हमारी बॉडी वेट का 70% भाग बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी का 70% पार्ट क्या है, वाटर है। क्यों है? ऐसा लगता तो नहीं है कि वाटर है इतने सारे ऑर्गन्स है, इसलिए है क्योंकि सेल्स में अभी तक हमने कहा था ना, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किस लिए के लिए है, हमारी सेल में वाटर कंटेंट ही तो है, उसी को तो मेंटेन रखने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना है, जिसके लिए हमें कई सारे विटामिन की ज़रूरत है। तो अब ये वाटर के फंक्शन क्या हैं, प्रोवाइड ऑफ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी को एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट देना है, ड्राई नहीं रहती है, अंदर से मॉइस्चर होता है। यदि ड्राई होगी तो देखिए विंटर सीजन में हमारी स्किन ऊपर से, जो क्योंकि ऊपर बाहर का आउटर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कैसी ड्राइनेस लिए हुए हो जाती है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और यदि यही ड्राइनेस पूरी बॉडी में होने लग जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम्स होंगी जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये देखिए आप जब पानी नहीं पीते तो कैसे चक्कर आने चालू हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, घबराहट होनी चालू हो जाती है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हाई या लो, नॉर्मली लो होता है, और डायबिटीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, हर ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब 70% पार्ट है हमारी बॉडी का, तो सोचिए वाटर कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और क्या करता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम है वाटर का। फूड को सोलो करना, डाइजेस्ट करना, ये भी वाटर का ही काम है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यदि मैं वाटर बहुत देर तक नहीं पीऊँ तो क्या होगा, मेरे बॉडी टेम्परेचर हाई होना चालू हो जाएगा। तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में जिससे टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर हाई होता रहता है, और उसको रिड्यूस कौन करता है, उसको कूल कौन करता है, वाटर। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फीवर आने लग जाएगा। और बीइंग अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा है, सब लिक्विड फॉर्म में। और जो ट्रांसपोर्ट करने वाला मेन सिस्टम है हमारा ब्लड, वो भी लिक्विड है। और ये लिक्विडिटी नेचर उसकी कहाँ से आ रही है, वाटर से ही तो आ रही है। तो वाटर, प्लाज्मा जो है वो भी वाटर है, और जो सेल में सेलुलर लिक्विड है वो क्या है, वो भी वाटर है। तो इस तरीके से वाटर का कंजप्शन हमें अपनी डाइट में बढ़ाना होगा, हमें समझ में आया। और वाटर में एक और खूबी है क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे मैंने बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतना इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन B12, कि यदि वो हमारी डाइट में नहीं होगा तो हम भूलने लग जाएंगे चीज़ों को। तो इसीलिए वाटर का कंजप्शन हमें प्रॉपर करना चाहिए। एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि और गर्मियों में तो इसका कंजप्शन और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वेटिंग से निकलता रहता है, एवोपरेट होता रहता है हमारी स्किन से। तो इसीलिए इसका कंजप्शन हमें नॉर्मल डाइट में बढ़ाना चाहिए। आप अपना एक काम कर सकते हैं, यदि आप आपको ध्यान नहीं रहता कि आपको कितनी बार पानी पीना है, तो आप टाइम ड्यूरेशन बना लो, एक बॉटल रखो और टाइम ड्यूरेशन बना लो कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। एक और हमें अपनी नेचर में चेंज करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बॉटल से पानी पिया तो थोड़ा सा पानी पी के ही सेटिस्फाई हो गए। हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्लास से एक पूरा ग्लास एक बार में पानी पीना चाहिए, जिससे ज़्यादा अमाउंट आए। हम थोड़े अमाउंट को ही पी के सेटिस्फाई हो जाते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है, जब भी पानी पिए हम फुल 1 ग्लास वाटर पिएंगे, उससे वाटर का इंटेक बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि
नॉर्मली नॉर्मल पानी में नहीं होते। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब में पाए जाते हैं क्योंकि वो वाटर फॉर्म में घुले हुए होते हैं, तो उनका टेक भी ऑटोमेटिक भर जाएगा। और इसी तरीके से हमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का भी इंटेक बढ़ाना है, मिनरल्स का भी इंटेक बढ़ाना है। और इन सब का इंटेक बढ़ाने के लिए हम अपनी डाइट में यदि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हैं, होल सीड हैं, लेग्यूम्स हैं, इनका इंटेक प्रॉपर इंटेक करेंगे एक इक्वल बैलेंस डाइट के फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली इनकी किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी कंपोनेंट की हमारी बॉडी में कमी नहीं हो पाएगी। थैंक यू।